third session of Arhant Padhaku with me. I'm your maths mentor Zoha Khanam. Students, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेसन नंबर 3 की. And the name of your lesson 3 is pair of linear equations in two variables. Okay? Now linear equations क्या होती हैं आपको पता है. किसी भी लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं. और ये कितने वेरिएबल्स में होती हैं. वेरिएबल्स तो आपके जितने चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन डिग्री क्या होगी, 1 होगी. नाउ व्हाट इज़ डिग्री, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि इक्वेशन में वेरिएबल के जो पावर लगी होती है वो उसकी डिग्री होती है. तो अगर पावर 1 है यानी कि 1 तो शो करते ही नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर 1 है तो हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक. ओके, सो ये हमने लास्ट सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स डिस्कस किया था, तो वहाँ मैंने आपको इस बारे में बताया था. सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिलीटेड है. स्टूडेंट्स, तो आपके डिलीटेड टॉपिक हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. मींस जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे उस टाइम पे आपको 3 मेथड्स होते हैं जो हम लोग लास्ट ईयर तक पढ़ते आ रहे हैं. वो हैं 3 मेथड्स. एक आपका एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एंड थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स इस साल आपका डिलीटेड है. ओके, एंड वैसे भी अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ लेता है तब तो हमें उस मेथड को अप्लाई करना है. वो भी तभी अप्लाई करना है जब आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहा हो. बट हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर देने वाले हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उससे अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करिए. ओके, फिलहाल ये आपका डिलीटेड टॉपिक है. देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड पता होने चाहिए. फर्स्ट है आपका is if the lines are represented by the equation this and this, okay, then these 3 solutions are possible. okay, अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइंस जो हैं ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी अगर हम इन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए, ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है और ये आपके सोल्यूशन से रिलेटेड है. ओके, यानी कि अगर ये इस तरीके की 2 लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन हैं और आप उनका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे पता चलेगा बिना बनाए कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी या ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट होंगी. तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको कंडीशंस गिवन है. ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी. यानी कि अगर A1, अब सिर्फ पहले हम x को कोफिशिएंट को ले लेते हैं. दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट क्या होगा, जो उसके साथ लगा हुआ नंबर होगा. तो अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है y के कोफिशिएंट के रेशियो से, तो हम कहेंगे तब ये लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग है. ओके, और इस केस में आपका सिर्फ एक सोल्यूशन पॉसिबल है. जाहिर है अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सिर्फ एक ही तो ये पॉइंट होगा जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा. ओके, सो अगर आपके x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है देन वो लाइन इंटरसेक्टिंग है और सिर्फ एक सोल्यूशन पॉसिबल है. इसे हम यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं. ओके, कहीं कहीं पे आप एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन की जगह देखेंगे लिखा हुआ यूनिक सोल्यूशन. क्लियर. सेकेंड क्या है, अगर आपका रेशियोज जो हैं यानी कि x के कोफिशिएंट के रेशियो, y के कोफिशिएंट के रेशियो एंड देन आपके इंटरसेप्ट्स यानी कि आप कह सकते हो कांस्टेंट के रेशियो, अगर तीनों बराबर आते हैं उस केस में स्टूडेंट्स लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी. और ऐसे केस में जब लाइंस कोइंसिडेंट हैं मतलब एक के ऊपर एक, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. अगर किसी एक लाइन के ऊपर आप दूसरी लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो कितने सॉल्यूशंस बनेंगे, हर पॉइंट पे ये लाइन मीट कर रही है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और ऐसा कब होगा स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में जब x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाए. यानी कि ये जो कंडीशन आपकी नेक्स्ट कंडीशन दी गई है ये अगर आपकी फुलफिल होती है देन आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे इक्वेशंस के, और इक्वेशंस क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी ग्राफ पे. क्लियर. थर्ड कंडीशन हमारे साथ ये है कि अगर दोनों लाइंस की आपके जो रेशियोज गिवन हैं, x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है. सी हियर, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है, बट आपके जो रेशियो है इसका यानी कि आपके कांस्टेंट का रेशियो ये बराबर नहीं है, देन उस केस में हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो लाइंस होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी ग्राफ में और इनका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. अगर आपकी 2 लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ये कहीं मीट करेंगी, नहीं. पैरेलल लाइंस दे नेवर मीट,
Okay, so how is it possible to have a solution of them? So in case of lines are parallel, then there will be no exact solution. Okay, I hope I'm clear to you. तो ये जो 3 कंडीशंस आपको गिवन है ये आपको याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये पता है कि इंटरसेक्टिंग है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंटरसेक्ट एक ही जगह पे होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, तो वन सोल्यूशन. लाइन्स कोइंसिडेंट है मतलब हर जगह मीट कर रही हैं, तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस. ओके, और लाइन अगर पैरेलल है तो कहीं भी मीट नहीं करेगी, तो आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. ओके, लेट मी क्लियर ऑल दिस. Okay, next point is important point. A pair of linear equations is consistent if it has a solution. Okay, हम तभी कहेंगे लीनियर पेयर की जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं वो कंसिस्टेंट है, वो एक दूसरे के साथ, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन या तो उसके पास कोई सोल्यूशन हो, चाहे वो वन ही हो या उसके पास बहुत सारे सोल्यूशन हो. तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों केस में आपके पास जो लाइंस की इक्वेशन दी गई हैं वो दोनों लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी. इज इट क्लियर? और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया गया है, अगर लाइंस पैरेलल है, दैट मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी. सो थर्ड पॉइंट इज इन केस ऑफ मेनी सोल्यूशंस. अगर आपके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, इसका मतलब ऐसा कब हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा तब हो सकता है जब लाइंस आपकी कोइंसिडेंट हो. तो कोइंसिडेंट के केस में कंसिस्टेंट तो होंगी, ये हमने सेकंड पॉइंट में इस बारे में बात करी, लेकिन स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट के साथ साथ अगर बहुत सारे सोल्यूशंस हैं तो जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो साथ ही साथ डिपेंडेंट भी होंगी. सो ऐसा किस केस में होगा, ऐसा सिर्फ आपके एक केस में होगा. वो कौन सा केस है, कोइंसिडेंट वाला. यहाँ पे आपकी लाइन कोइंसिडेंट के साथ साथ क्या होंगी, डिपेंडेंट भी होंगी. ये इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे क्वेश्चंस आपको ज़रूरी नहीं है कोइंसिडेंट करके पूछ लिया जाए. हो सकता है वहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि ये गिवन इक्वेशंस डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट हैं. तो ऐसा किसके केस में पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाले केस में पॉसिबल है. तो क्वेश्चंस का पैटर्न क्वेश्चन को रीअरेंज करके भी दिया जा सकता है. सिर्फ मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपका सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन अगर पॉसिबल है, लीनियर इक्वेशन जो भी आपकी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर उसमें कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल है तो उस केस में लाइंस कंसिस्टेंट होंगी. अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट भी है तो वो सिर्फ कोइंसिडेंट के केस में होगा, और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो वहाँ पे आपकी लाइंस इनकंसिस्टेंट होंगी. सो लास्ट पॉइंट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज़ नो सोल्यूशन. ओके, आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू. अगर क्लियर नहीं है आप वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देखें, समझें, बिकॉज जब ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझ पाएंगे अच्छे से और उसका आंसर दे पाएंगे. Okay, so now let's move to the first question. So student, first question is asking you, these are the two pair of equations that you can see on your screen, has one solution, two solutions, infinitely many solutions and no solution. तो आपको ये बताना है स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का होगा. सो हमें क्या करना है, हमने जो अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि हमें अपने x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट के रेशियो को देखना है और उन्हीं के पैरामीटर्स पे हम जज करेंगे कि हमारी लाइंस कैसी होगी. ओके, सो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोनों के कोफिशिएंट के, सारे कोफिशिएंट्स के रेशियो. सो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट, और इसको कंसीडर कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन. क्लियर? सो एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों फर्स्ट और सेकेंड का हो जाएगा 5/3, बिकॉज यहाँ एक्स 5 है कोफिशिएंट, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3 है. सेकेंड y का कोफिशिएंट निकाल लें तो ये हो जाएगा -15/-9. सिमिलरली हम कांस्टेंट का कोफिशिएंट निकाल लें तो ये हो जाएगा 8/24/5, बिकॉज यहाँ पे 24/5 है, तो ये 5 आपका कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया. ओके, ना इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ डिविजिबल है, नो, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है. यहाँ पे येस, इट इज़ डिविजिबल बाय -5, ये आपका हो जाएगा 3, सॉरी इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 से आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 5, जस्ट अ सेकेंड, न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 5 और ये आपका आ जाएगा 3.
ओके यहाँ पे भी अगर देखें स्टूडेंट्स तो 8 से 24 डिविजिबल है 3 टाइम्स, तो हमने क्या देखा, ये तीनों ही बराबर आ रहे हैं, क्या 5/3 5/3 5/, और ऐसा कौन से केस में पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी लाइंस कोइंसिडेंट हो, और लाइंस कोइंसिडेंट होने का मतलब है आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, दैट इज आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। सो आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन मैंने भी दे दिया है, गिवन भी है, आप बाद में भी देख सकते हैं इसे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्राफ में दो पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है तो ग्राफ में इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल। ऑप्शंस देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, पैरेलल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या कोइंसिडेंट होगी। सो ऐसे तो बताया नहीं जा सकता, हमें क्या करना है, हमें वही बेसिक मेथड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, सारे क्वेश्चंस में आपको स्टूडेंट यही मेथड इस्तेमाल करना है कि आपको कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेना है, उसके बाद अपने आंसर को टिक करना है। तो कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेते हैं। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा 7/21, वाई के कोफिशिएंट का हो जाएगा -1/-3, एंड कॉन्स्टेंट के कोफिशिएंट का हो जाएगा 5/10। चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे भी 1/3, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, बट ये आपका बराबर नहीं है बिकॉज ये 1/2 है। सो ये किस केस में पॉसिबल होता है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट बराबर हो लेकिन कांस्टेंट के नहीं, ये लास्ट केस में पॉसिबल है, और लास्ट केस किसका था, पैरेलल लाइंस का, यानी कि इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं आंसर। सो 2 इज द राइट आंसर। द थर्ड क्वेश्चन, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इनका यूनिक सोल्यूशन होगा या मेनी सोल्यूशंस होंगे, या नो सोल्यूशन होगा, या 2 सोल्यूशंस होंगे। ओके सो जल्दी से कोफिशिएंट रेशियो निकाल लें। तो पहले x का निकालते हैं 3/-6, y का निकालते हैं -5/10, नाउ कांस्टेंट का निकालते हैं तो 7/7। ओके सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपका 1। तो अगर स्टूडेंट्स आप देखें, अगर आपको रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन कभी नहीं जाता, हमें क्या करना होता है, उसे न्यूमरेटर के साथ करना होता है। तो ये हो गया -1/2 जो कि बराबर है आपके y के कोफिशिएंट के, जो भी -1/2 है, बट ये आपका बराबर नहीं है किसके, लास्ट के, यानी कि कांस्टेंट के रेशियो के। तो ये कंडीशन पॉसिबल है आपकी किस केस में, पैरेलल के केस में, जहाँ पे सोल्यूशन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सो यहाँ पे आपका क्या वर्ड आया स्टूडेंट, कंसिस्टेंट आया। ओके जब मैं आपको बता रही थी इंपॉर्टेंट नोट्स, तो मैंने बोला था ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको वही 3 इंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट या पैरेलल टर्म दिया, और भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट आया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन कोइंसिडेंट हो हमेशा, या पैरेलल हो, या हमेशा इंटरसेक्टिंग हो, या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों हो। तो ऑलवेज का केस तो बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंसिस्टेंट के लिए 2 केसेस होने चाहिए। अगर कोई भी सोल्यूशन आ सकता है, सोल्यूशन पॉसिबल है पेयर ऑफ इक्वेशन में, तभी वो कंसिस्टेंट होगी। तो सोल्यूशन तो यूनिक वाले में भी पॉसिबल है और इनफाइनाइटली मेनी में भी पॉसिबल है। तो ये ऑलवेज के केस तो हो ही नहीं सकते। पैरेलल में तो हमें पता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन, कि अगर इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है तो उस केस में हमारी लाइन्स क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5 हैज। ठीक है, 2 इक्वेशंस गिवन है, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5। ओके तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर एग्जैक्ट वैल्यूज आपकी गिवन होती हैं तो उनका ग्राफ कैसे होता है। तो ग्राफ तो आप जानते हैं कि x और y 2 एक्सिस होती हैं हमारी। ठीक है, अब स्टूडेंट 0 कहाँ पे होता है, 0 आपका लाई करता है यहाँ ओरिजिन पे। ठीक है, आपको पता ही होगा ये 0 0, यहाँ पे x भी 0 और y भी 0। क्लियर? तो अगर x इक्वल्स टू 0 है तो इसकी लाइन कैसी बनेगी स्टूडेंट्स, इसकी लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ओके मतलब कि y एक्सिस के पूरा ऊपर बनेगी, बिकॉज 0 तो यहीं पे होता है। और x इक्वल्स टू 5 कैसा होगा, तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 5 आया, तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, x इक्वल्स टू 5, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो ये दोनों लाइन कैसी हैं, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5, ये दोनों लाइन कैसी दिख रही हैं आपको, ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमें 2 बातें पता चली कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट सेम हैं, यानी कि अगर दोनों x के ही बारे में बात करी गई है, दोनों की डेफिनेट दो x की वैल्यूज दी गई हैं डेफिनेट, तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और सेकेंड चीज़ क्या पता चली कि ये हमेशा y के पैरेलल होंगी।
ठीक है, कि x का कोई भी कोऑर्डिनेट, x की कोई भी लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी और आपस में तो पैरेलल होगी ही। सिमिलरली अगर y के बारे में बात करी गई तो वो किसके पैरेलल होगी, वो x के पैरेलल हो जाएगी, वाइस वर्सा। ओके, सो क्या पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन होता है? कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शन किस तरीके से पूछे गए हैं। सो ऑप्शंस में पूछ रहा है क्या नो सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा, टू होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या होगा, दोनों के लाइंस पैरेलल हैं तो इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? सो दिस क्वेश्चन, this two lines will not have any possible solution because the lines are parallel. Now, the pair of equation x equals to -4 and y equals to -5 graphically represents which lines which are intersecting at this point, intersecting at this point, third is intersecting at 5, 4, fourth is intersecting at 4, 5. Okay? So students, आपको याद होगा जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले विद इन ब्रैकेट x लिखा जाएगा, देन y लिखा जाएगा। ओके, तो x और y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सो हम यहाँ से पुट कर लेते हैं -4 -5। तो इसका मतलब जो हमारी दो लाइन्स होंगी वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, -4 -5 पे। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। लेट्स चेक इट। यस, सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k do the equations, two equations given to you can see on your screen represent coincident lines। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों लाइन्स कोइंसिडेंट हैं, ये कंडीशन आपको पहले से दे दी गई है। ऐसा किस केस में होता है स्टूडेंट्स? ऐसा तब होता है जब सारे कांस्टेंट का रेशियो, x का रेशियो, y का रेशियो तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप क्या करिए, रेशियो की बात कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा 2/3, y के कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा -3/k एंड सिमिलरली कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा 10/15। नाउ 10/15 नहीं लेंगे बिकॉज जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -10, ये इधर जाएगा तो -15, तो हमें यहाँ पे माइनस भी लेना पड़ेगा। ओके, सो अब आप चाहो तो k की वैल्यू इन दोनों से भी निकाल सकते हो, अगर आप इनसे नहीं निकालना चाहते तो आप इनसे भी निकाल सकते हो, बिकॉज कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों रेशियोज बराबर होते हैं। ओके, सो हम इन दोनों को ले लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल्स टू -9, सो k इज इक्वल्स टू -9/2। चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। कौन सा ऑप्शन राइट है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, 8th question, if the lines given by 2x plus ky equals to 1 and 3x minus 5y equals to 7 are parallel, then the value of k is। ओके, क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे कोइंसिडेंट की कंडीशन थी, यहाँ पे किसकी कंडीशन है, यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन है। पैरेलल की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर आपको ये कंडीशन याद है स्टूडेंट्स तो k की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस में आपके पास -10/3 है, 10/3 है, -13, -7। तो वीडियो को आप यहीं पॉज करिए, खुद से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड देन चेक करिए कि आपका ऑप्शन, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है हमारा 1, यानी कि जब आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी -10/3। ओके, जिनकी आ रही है वेरी गुड, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9th question, one equation of a pair of dependent linear equations। now dependent term आ गया स्टूडेंट्स। ओके, अगर याद हो, जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं जो बच्चे, उन्हें याद होगा कि डिपेंडेंट सिर्फ एक केस में होता है, वो भी कौन से, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों लाइन्स हैं वो कंसिस्टेंट है, यानी कि उनके जो रेशियो आने चाहिए, जो कोफिशिएंट के रेशियो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके सारे बराबर होंगे, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ओके, तो इसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन तो पता नहीं है तो हम रेशियो तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें अपने ऑप्शंस पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन में कौन सी इक्वेशन गिवन है जिसका रेशियो बराबर है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे नहीं निकालना है, आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से ही सोच के करिए। देखिए यहाँ पे 2 बराबर है फर्स्ट के केस में, अभी हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं। 2 कोफिशिएंट बराबर है तो रेशियो 1 आएगा, 5 का कोफिशिएंट बराबर है तो रेशियो 1 आएगा, 3 और 6
नहीं, यहाँ पे रेशियो 1/2 आएगा। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि रेशियो क्या होंगे, तीनों के बराबर होंगे, बिकॉज डिपेंडेंट सिर्फ कोइंसिडेंट के केस में होता है और कोइंसिडेंट के केस में तीनों बराबर होते हैं रेशियो। तो यहाँ वाले में पॉसिबल नहीं है। इस पे आ जाइए तो 2/3, 5/5, 3/3, तो पहला वाला बराबर नहीं आ रहा है ना, 2/3 का रेशियो 1 तो आएगा नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब थर्ड वाले पे देख लीजिए, 2/-10, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 5/-25, तीसरा हो जाएगा 3/-15, बिकॉज ये 15 इधर जाएगा तो क्या हो गया -15। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ये -15 है तो यहाँ पे इसीलिए मैंने -15 रखा। ओके, नो चेक कर ले क्या इनका रेशियो बराबर है। माइनस तो भाई तीनों में आ रहे हैं, ये हो जाएगा 1/5, ये भी हो गया 1/5, ये भी हो गया 1/5। मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी इस पे हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये वो इक्वेशन है जो इसके साथ डिपेंडेंट लाइन की इक्वेशन को की सिचुएशन को फॉलो करेगी। ओके, ये दोनों इक्वेशंस आपकी क्या होंगी, ऐसी इक्वेशंस होंगी जो ग्राफिकली कोइंसिडेंट होंगी, सोल्यूशन में इनफाइनाइटली इनके मेनी सोल्यूशंस होंगे, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट भी होंगे और डिपेंडेंट भी होंगे। क्लियर? चेक कर लेते हैं राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर इज 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि पहले से आपको वैल्यू दे दी गई है x और a की। भाई किसी भी इक्वेशन का अगर सोल्यूशन दिया है इसका मतलब हमें उसकी वैल्यू दी गई है। तो x की वैल्यू दी गई है a, y की वैल्यू दी गई है b। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। ऑप्शंस में आपके पास 6 - 1 है, 2 and 3 है, 1 and 4 है, 19/5 एंड 6/5 है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करें x और y की और इक्वेशन को कन्वर्ट करें a एंड b के टर्म्स में। ओके, सो अगर हम फर्स्ट इसमें पुट करते हैं तो हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी, a + b = 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर? देन अगर हम y की वैल्यू x और y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगी, 2a - 3b = 4। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सो अब यहाँ पे आपकी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके या सब्सटीट्यूशन, दोनों में से आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 कहा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका डिलीटेड है। ओके, सो हम यहाँ पे किस मेथड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा, कोई भी मेथड इस्तेमाल करिए। ओके, सो एलिमिनेशन में आप क्या करेंगे, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और उसमें से किसी एक टर्म के टर्म्स में दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक अगर मैंने इस इक्वेशन को लिया तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली 5 - b। ओके, सो ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम कहाँ पुट कर देंगे, वी विल पुट दिस थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में आपने a की वैल्यू को रख दिया 5 - b - 3b = 4। लेट्स क्विकली सॉल्व इट, दिस इज 4। सो ये हो जाएगा 10 - 2b - 3b, जस्ट अ सेकेंड, -3b = 4। ओके, सो ये हो गया आपका 10, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे का -5b, या इधर जाने पे हो जाएगा -6, बिकॉज 4 - 10 इज -6। b की वैल्यू आ गई तो आप बहुत इजीली इस b की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे और यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 5 - 6/5। सॉल्व करते हैं, 25 - 6/5 जो कि देगा आपको 19/5। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन इज द right answer. Let's check the answer. Yes student, option number 4 is right. Clear? Next question, the graph of x equals to -2 is a line parallel to। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर x की वैल्यू डेफिनेट वैल्यू दी गई है तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होता है। नहीं याद है, फिर से देख लीजिए, x की वैल्यू निगेटिव में इस साइड होती है, तो मान लीजिए -2 यहाँ पे आया तो x की इक्वल्स टू -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। सो ये हमेशा कंडीशन है कि अगर x की आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, x की किसी डेफिनेट वैल्यू पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा y के पैरेलल आएगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, x एक्सिस, y, बोथ x एंड y, नन ऑफ दीज। तो x तो हो ही नहीं सकता, बोथ तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन, नन ऑफ दीज का कोई चांस नहीं, बिकॉज लाइन तो फॉर्म होगी ही होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइन नहीं फॉर्म हो। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, सो सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y = 5 इज अ लाइन पैरेलल टू। सेम क्वेश्चन, जस्ट उल्टा, अगर x के लाइन ड्रॉ करेंगे y के पैरेलल है तो y की लाइन ड्रॉ करने पे किसके पैरेलल आएगी, x के पैरेलल आएगी।
So the right option is the first one only, but let's see all options. Y, both, and none of these. So you know which option is right. First is right. Now move to the next question, 13. If in the equation x plus 2y by 10, 2y is equals to 10, the value of y is given to you, that is x. Okay, see this, आपको x 6 दे दिया गया है कि y की जो वैल्यू है वो क्या है, डेफिनेट है, 6 है, तो x की वैल्यू क्या होगी. सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन. आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, y की जगह पे x को पुट करना है एंड आपको y की जगह पे 6 को पुट करना है एंड आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. चेक कर लेते हैं जल्दी से. 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 10. सो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 10. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू -2. चेक करते हो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है स्टूडेंट. तो ये आपका राइट आंसर हो गया. 1 इज राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. आपको एक इक्वेशन का ग्राफ दिया है जो कि कैसा होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है. क्या एक वर्टिकल लाइन होगी इसका ग्राफ, क्या एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या हॉरिजॉन्टल होगी, या कोई भी लाइन नहीं होगी. सो मैंने अभी बताया कि अगर इक्वेशन है तो लाइन तो बनेगी, तो नन ऑफ दीज का तो चांस ही नहीं. लाइन तो डेफिनेट है बनना. बट स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन, लीनियर हम क्यों कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, चाहे आपने फिजिक्स पढ़ा हो चाहे मैथ्स में पढ़ा हो, लीनियर टर्म हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ स्ट्रेट मूव कर रही है. ओके, सो लीनियर के लिए हमेशा क्या यूज़ होगा, स्ट्रेट लाइन. लाइन को हमें स्ट्रेट बताना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हम नहीं कह सकते कि ग्राफ की लाइन वर्टिकल बनेगी या हॉरिजॉन्टल, तो वो कंडीशंस नहीं हो सकती. लीनियर है तो कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी. दिस इज डेफिनेट. ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट. लेट्स चेक. यस, 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस 2 इक्वेशंस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन. नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब, नो सोल्यूशन किस केस में आता है स्टूडेंट्स, पैरेलल के केस में. तो नॉन जीरो का मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन तो है. तो इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट भी हो सकती है और इसका मतलब लाइन कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है. ओके, सो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है. आप क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन अगर याद हो स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, जस्ट अ सेकेंड. इंटरसेक्टिंग की कंडीशन ये है कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2. ओके, और कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट की कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2. ठीक, तो दोनों कंडीशंस में क्या कुछ कॉमन है. यस, कॉमन क्या है कि x और y के जो रेशियो होंगे ये दोनों चीज़ क्या है, कॉमन है. ये दोनों के केस में ही राइट होंगे. तो नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो का मतलब कि इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, कोइंसिडेंट. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यूज पुट करनी है. तो पुट करके देख लीजिए, a1 बाई e2 हो जाएगा आपका 3 बाई k, b1 बाई b2 हो जाएगा 5 बाई 10, और यहीं से हमें अपनी k की वैल्यू मिल जाएगी. सो आपका आंसर क्या हो गया, 5k इज इक्वल्स टू 30, k इज इक्वल्स टू 6. ओके, लेट्स चेक द ऑप्शन. फर्स्ट इज 6, सेकेंड 0, थर्ड इज 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5. सो फर्स्ट ही हमें मिल गया यहाँ पे राइट ऑप्शन. चेक कर लेते हैं. यस, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ k इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन दी है. ये कब होती है स्टूडेंट, ये होती है कोइंसिडेंट के केस में. कोइंसिडेंट के केस में होता क्या है, कोइंसिडेंट के केस में तीनों रेशियो बराबर होते हैं. तो बस आपको तीनों रेशियो को क्या करना है, एक दूसरे के बराबर रखना है और वहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इट्स ईजी क्वेश्चन. हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आप वीडियो को पहले पॉज करिए. ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये ऑप्शंस है. वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद अपने राइट आंसर को चेक करिएगा. ओके, मैं आंसर दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए. सो राइट ऑप्शन इज 1. ओके, करना कैसे है मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपको रेशियो को सॉल्व करना है. चलिए मैं आपको रेशियो भी लिख के दिखा देती हूँ, आप बस उसे सॉल्व कर लीजिए. अगर x कोफिशिएंट की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बाई k प्लस 1. y के कोफिशिएंट की बात करें तो k प्लस 1 बाई 9. एंड कॉन्स्टेंट के कोफिशिएंट की रेशियो की बात करें तो 5/8k माइनस 1. तो आप चाहे इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए, दोनों में से किसी को भी लेके k की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है. इज इट क्लियर? क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज. ओके, फादर की एज सन की एज से 6 टाइम्स यानी 6 गुना बड़ी है.
4 साल बाद जो फादर की एज हो जाती है वो सन की एज के 4 गुना हो जाती है 4 साल बाद. ओके, द प्रेजेंट एजेस ऑफ द सन एंड द फादर आर रिस्पेक्टिवली 4 and 24, 5 and 30, 6 and 36 and 3 and 24. ये आपके कंडीशंस, ये आपके ऑप्शंस गिवन है. इसको आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इसको आपको कैसे बनाना है? पहले तो आप इक्वेशन बनाएंगे, देन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कहीं आपका आंसर आएगा. सो देख लेते हैं किसके बारे में बात करी गई है. फादर के बारे में बात करी गई है एंड सन के बारे में बात करी गई है. तो फादर की एज मान लीजिए सबसे पहले लेट कर लीजिए कि x है एंड सन की एज लेट कर लीजिए क्या है, y है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है द फादर एज 6 times द सन्स एज, यानी कि फादर की एज सन की एज के 6y. तो यहाँ से तो हमें अपनी फर्स्ट कंडीशन मिल गई. ओके, देन हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड कंडीशन की. सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है? 4 साल बाद. अच्छा, 4 साल में फादर भी 4 साल बड़ा हो जाएंगे और बच्चा भी 4 साल बड़ा हो जाएगा. तो 4 साल बाद दोनों की एज क्या हो गई? x+4 फादर की, y+4 सन की. ठीक है, ये तो 4 साल बाद की कंडीशन है. आगे क्या कह रहा है कि जो फादर की एज होगी वो 4 times होगी सन की एज की. तो 4 साल बाद सन की एज ये थी, इसका 4 times हो गई फादर की एज के बराबर. तो यहाँ से हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब आपको 2 इक्वेशंस मिल गई हैं. आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करिए या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए, जिससे भी आपको करना है करिए, और x और y की वैल्यू आपकी फादर और सन की एज होगी. ओके, कैसे करेंगे देख लेते हैं. x+4 फर्दर सॉल्व करें तो 4y + 16. ओके, ना x की वैल्यू आप यहाँ से फर्स्ट से पुट कर सकते हो ऑलरेडी. तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का, कि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक वैल्यू से दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो 6y + 4 = 4y + 16. 4y इधर ले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2y, 4 उधर ले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 12. सो y = 6, यानी कि सन की एज आ गई 6. तो सन अगर 6 का है तो फादर उसके 6 times थे, यानी कि फादर हो जाएंगे 36. तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स चेक. एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है. आप उससे भी देख लीजिए, आप यहाँ से भी देख लीजिए, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है आप उसे समझिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर. नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट अ ट्रिकी, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है बच्चों के लिए समझना, जहाँ पे 2 डिजिट की बात आ जाती है कि 2 डिजिट का जो सम है 2-digit नंबर में वो 9 है, और अगर हम 27 ऐड कर देते हैं उस नंबर में तो वो रिवर्स हो जाता है. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? ओके, सो ऑप्शन में देख लेते हैं. ऑप्शन में बात करें तो फर्स्ट 27, सेकेंड, थर्ड 45, फोर्थ 36. अच्छा, अगर आपको चेक करना हो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट का सम 9 है, ठीक है, तो जो मैंने आपको एलिमिनेशन ट्रिक के बारे में बताया है कि ऑप्शन में वही नंबर फिर होने चाहिए जिनका सम 9 हो. तो क्या हम चेक कर ले 9? यस, इसका 9 है, इसका भी 9 आएगा. 5 + 4 ये भी 9 है, 6 + 3 ये भी 9. तो ट्रिक वाला मेथड तो यहाँ पे नहीं चलेगा. इसका मतलब हमें अभी क्वेश्चन को अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसका आंसर 9 नहीं आता प्लस करने पे, तो हम उसे एलिमिनेट कर देते. इज इट क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमजा, अरे मम्मी पागल हो क्या? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा. सो लेट कर लीजिए कि लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x + y. ना आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हमेशा 10x + y ही क्यों लेट किया जाता है. तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट कि कोई भी आप 2 डिजिट नंबर ले लीजिए. ठीक है, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 72. ये एक 2 डिजिट नंबर है. अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो कैसे करेंगे? 70 + 2. और अगर हम इसको फर्दर एक्सपैंड करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 + 10, 7 × 10 + 2. यानी कि कोई भी 2 डिजिट के नंबर में 10s प्लेस आनी है, 1s प्लेस आनी है. तो यानी आपको किसकी ज़रूरत है? क्या चेंज होगा? अगर आपने 29 ले लिया तो क्या चेंज हो गया? 2 × 10 + 9. तो 10 तो सेम है ना, सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है. तो हमें इन्हीं 2 नंबर को लेट करना होता है. ठीक है, और उसके साथ 10 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 10x + y एक फॉर्मेट बन गया किसी भी 2 डिजिट के नंबर का. ओके, सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं. सो 10x + y हमने मान लिया कि ये एक 2 डिजिट का नंबर है. ठीक है, अब कंडीशन क्या दी है कि
इस 2 डिजिट का जो सम है, यानी कि 2 डिजिट्स यहाँ पे कौन सी थी, अगर आपने ध्यान दिया x और y, वही तो 2 डिजिट लेट किए हमने। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी है। बाद में दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर इस नंबर में जो हमारा नंबर था उसमें हम 27 ऐड कर दे तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। तो रिवर्स होके क्या होगा भाई, y इसके पास चला जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, इसी को तो रिवर्स कहेंगे। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब आप इस दोनों कंडीशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x और y की आपको जब वैल्यू आ जाएगी तो वो आप उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, बिकॉज आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे पुट करके आप अपने नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो 4th ऑप्शन आपका सही है। इज इट क्लियर? यानी कि 36 नंबर आपका 36 आपका नंबर होगा। सो उस हिसाब से आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अगर ये दो वैल्यू आई है तो आपने उसे यहाँ पे पुट करना है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 36। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो तभी होगा जब कोई सोल्यूशन ना हो। कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, नन ऑफ दीज। सो सिर्फ कंसिस्टेंट कब होता है, जब दो केसेस हों, यानी कि या तो एक सोल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो। और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिर्फ एक केस में होता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो ऐसा पता करने के लिए हमें रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो रेशियो x के कोफिशिएंट का हो गया 2/4, y के कोफिशिएंट का 3/6, कांस्टेंट के कोफिशिएंट का हो गया, कांस्टेंट का हो गया 5/10, कांस्टेंट का कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट का रेशियो हो गया 5/10। फर्दर सॉल्व कर लें, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब ये तीनों रेशियो बराबर है। ऐसा किस में होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में, जिस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट होती है। ओके, लेट्स चेक, यस, थर्ड इज द राइट आंसर। And the pair of equations y equals to 0 and y equals to -7 has one solution, two solutions, infinitely many solutions and no solution. तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो लाइन ऑफ इक्वेशंस हैं जिनकी डेफिनेट वैल्यूज गिवन है। ओके, सो ये आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहले सॉल्व किया था x के केस में, कि अगर लाइंस पैरेलल आएंगे, बिकॉज आपको पता है कि y का ग्राफ ड्रॉ करेंगे डेफिनेट वैल्यू के लिए तो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो दोनों ही लाइंस क्या करेंगे, पैरेलल आएंगे, और पैरेलल के केस में क्या सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। सो द राइट आंसर इज 4th ऑप्शन, नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 21, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस व्हिच आर। तो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे आपको पता होगा, जहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स की बात की थी कि कोऑर्डिनेट्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं ग्राफ के, x और y के फॉर्म में। तो अगर x और y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और x और y की वैल्यू है a b, तो इसका मतलब कि जो दो लाइंस होंगी जिनकी ये दोनों इक्वेशंस हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, a और b पे इंटरसेक्ट करेंगी। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b एंड a, कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट a एंड b। सो भाई दो इक्वेशंस हैं, इंटरसेक्ट करेंगी a b पे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन सही है। ओके, चेक द आंसर, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड थ्राइस द स्मॉलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। कौन होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री, उन्हें हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो एंगल्स हैं, एक है x, एक है y। ठीक है, हमने मान लिया दोनों क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 के बराबर। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से हमें मिल गई, बट सॉल्व करने के लिए दूसरी का भी पता होना चाहिए। तो दूसरी के लिए कंडीशन क्या दी गई है कि जो बड़ा एंगल है वो कितना बड़ा है, वो 3 गुना बड़ा है दूसरे से। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि x एंगल बड़ा है तो y छोटा हुआ, और y से ये कितना ज़्यादा बड़ा है, ये 20 डिग्री 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 20 डिग्री बड़ा है। ठीक है, और किसका, थ्राइस द स्मॉलर, स्मॉलर y हुआ तो इसका 3y। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई सेकेंड। 20 डिग्री बड़ा है और कितना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा 20 डिग्री बड़ा है। ठीक है,
कि 3 गुना भी है प्लस साथ ही साथ डिग्री में 20 डिग्री ज़्यादा भी है। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो गई। अब आप इस कंडीशन को फिर दोनों को रख के सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप एलिमिनेशन इस्तेमाल कर लें, चाहे सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 3y प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। ओके, सो यहाँ से आपको y मिल गया क्या, 40 डिग्री। y 40 मिल गया तो y को आप 40 चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, x। भाई ऐसे भी हमें पता है कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो भाई 140 रखने पे ही दोनों का क्या सम आएगा, 180 आएगा। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, 120 एंड 60 नो, 180 नो, 140 एंड 40, yes, this is the right option. Okay, so let's check. Yes, answer number 3rd is right. Okay, so ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बस सप्लीमेंट्री पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं सप्लीमेंट्री, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, x की वैल्यू है a, y की वैल्यू है b, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। इस सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व करवा चुकी हूँ, सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, x और y की जगह a b रखना है, इस इक्वेशन में भी a b रखना है, बिकॉज ये सोल्यूशन है उस इक्वेशन के x a और b। तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी a और b के टर्म्स में कन्वर्ट होके, उन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ईदर ऑफ द टू मेथड्स, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, और आपको रिक्वायर्ड a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो सेम क्वेश्चन है, पहले जाइए वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिएगा। नाउ ऑप्शंस आर दिस थर्ड वन एंड दिस लास्ट वन। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट ऑप्शन है आपका, राइट ऑप्शन है 3, यानी कि आपका आंसर आएगा 3 और 1। a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। कह रहे हैं कि दो नंबर, जो एक नंबर है अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो उन दोनों के आंसर में जो डिफरेंस आता है वो 27 का होता है। तो क्या डिफरेंस होगा दो डिजिट्स, दोनों डिजिट के नंबर में। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर है उसके जो दोनों डिजिट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो उसके लिए तो हमें पहले नंबर पता होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 डिजिट नंबर हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 10x प्लस y। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इसको रिवर्स कर दिया तो फिर ये क्या बन गया, 10y प्लस x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवर्स करने के बाद जो दोनों में डिफरेंस आता है वो किसका आता है, वो 27 का आता है, यानी कि 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27। क्या, अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए, अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 10y माइनस x इज इक्वल्स टू 27। ओके, सो ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 27, और सिंप्लीफाई कर ले, होल इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दे, तो ये आपको यहाँ से मिली एक इक्वेशन। इज इट क्लियर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कोई दूसरी कंडीशन गिवन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर। नहीं, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना पूछा दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस। तो भाई यहाँ से तो हमें मिल गया ना दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस, कि भाई x और y तो 2 डिजिट थी, उनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब हमें इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे नंबर नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ पूछा गया डिजिट का डिफरेंस, जो हमें यहीं से मिल गया। ओके, इसीलिए आप देखिए क्वेश्चन में आपको कोई दूसरी कंडीशन गिवन नहीं है सॉल्व करने के लिए। चेक कर लेते हैं आंसर। 9 नो, सेकेंड इज 6 नो, थर्ड इज 12 सो नो, फोर्थ इज 3, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स चेक इट। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। So last question of today's session, students, the pair of equations this and this is given represents parallel lines। ये आपको पहले से दिया है कि दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी ग्राफ में, ठीक है। तो इसकी कंडीशन बताइए, क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हो। तो पैरेलल की कंडीशन स्टूडेंट आप बहुत पहले से जानते हैं, पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर ली, पढ़ लिया। क्या कंडीशन है कि x और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा, लेकिन ये कांस्टेंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इन a1 और a2 को नंबर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमारी इक्वेशन में गिवन है। तो a1 क्या है a, a2 क्या है 3 इज इक्वल्स टू b1 क्या है 2, b2 क्या है b, नॉट इक्वल्स टू c1 क्या है 7 और c2 क्या है 16। ओके, सो अगर हम इक्वल टू वाले पार्ट को देखें, इसको सॉल्व, बिकॉज इसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, नॉट इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू को तो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका ab इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये कंडीशन होगी अगर, तो हमारी ये दोनों पेयर ऑफ लाइन एक हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू b,
3a इज इक्वल्स टू 2b, 2a इज इक्वल्स टू 3b, इन तीनों में से कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लास्ट ab इज इक्वल्स टू 6, सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो ये आपका आंसर राइट है, चेक कर लिया हमने, यस 4th इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन के टाइप्स थे, ओके, जितने भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर पे बन सकते थे वो पॉसिबली मैंने सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. ओके, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं, जितना भी आपको कोई कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन दोबारा बता दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. एंड वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा, इफ़ यू रियली लाइक इट, यू एंजॉयड इट द वे आई एम टीचिंग टू यू, इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, so please do subscribe the channel and hit the bell icon to receive latest updates on time. Thank you and have a nice day.